चुनाव का माहौल गर्म है और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महासचिव कर्नाटक, राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरे साथ मौजूद हैं। रणदीप जी, साक्षात्कार की शुरुआत मैं एक सवाल से करूंगा जो प्रधानमंत्री बार बार पूछ रहे हैं। वो कहते हैं विपक्ष कहाँ है? विपक्ष जमीन पर है, प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर में है। विपक्ष गरीब की झोपड़ी का टिमटिमाते हुए दिए की वो लो है जिसमें गरीब के लिए उम्मीद है। प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी जी के हवाई जहाज में है। विपक्ष दलित और पिछड़ों की झोपड़ी में है, उनके लिए संविधान बचाने का और सशक्त करने का रास्ता तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी और उनके चेले संविधान तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष छोटे छोटे दुकानदार और किसान के खेत और खलिहान में है, छोटे दुकानदार की जो छोटा सा गल्ला है उस पर है, जबकि प्रधानमंत्री किसानों को उग्रवादी और नक्सलवादी साबित करने पर लगे हैं। विपक्ष इस देश के दिल में है और प्रधानमंत्री दौलतमंद की तिजोरी के अंदर बंद है। ये अंतर है। रणदीप जी, कांग्रेस पार्टी संविधान पे क्यों चुनाव लड़ रही है? संविधान तो कोई भी पार्टी अमेंड कर सकती है। आप लोगों ने भी संविधान अमेंड किया, 70 में इंदिरा जी ने अमेंड कर दिया था। तो संविधान पे क्या ऐसी बात है जिस पे कांग्रेस पार्टी देश भर में चुनाव लड़ रही है? देखिए, एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र हो रही है। वो क्या है? आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों, उनके अधिकारों को संविधान को तोड़कर समाप्त करने की। नहीं तो मैं आज आपके चैनल पर बताता हूँ। हेगड़े जी कर्नाटक में जो बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर थे, वो सीधे बोलते हैं कि हम संविधान को तोड़ देंगे इस बार सत्ता में आए तो। ज्योति मिर्धा जी राजस्थान में ये बोलती हैं बीजेपी से। अरुण गोविल जी और लल्लू सिंह जी उत्तर प्रदेश में ये बोलते हैं। और मोदी जी के आजकल के फेवरेट बाबा वो हाथ ऐसे कर कहते हैं कि जातिगत आरक्षण को ख़त्म करना है। संविधान तोड़ने के दो मायने हमारे मुताबिक हैं। पहला मायना दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण और अधिकारों को ख़त्म करना, और दूसरे मायने राइट टू वोट, वोट के अधिकार को छीन लेना, ताकि एक व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी जी एक अहंकारी इकलौते शासक बन जाएं। उसमें ना संविधान हो, ना संविधान की परिपाटी हो। कौन छीन सकता है? देखिए, अगर उनके पास इस प्रकार का बहुमत जैसा वो चाहते हैं हो जाए, तो वो प्रजातंत्र को गौण बना देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गोवा में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं जीत के नज़दीक भी नहीं थी, पर 5 साल से शासन तो वो कर रहे हैं। एक समय में कर्नाटक में क्या हुआ? भाजपा तो सत्ता में नहीं थी, पर वो जबरन सत्ता में आ गए। हरियाणा में क्या हुआ? 40 सीट वाली पार्टी 5 साल से शासन कर रही है, आज भी अल्पमत में है, पर गवर्नर जो है। आप भी कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों को भी तो कुछ प्रोएक्टिव होना चाहिए था। लोग कह रहे थे इस बार सरकार बदल सकती है, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। देखिए, कांग्रेस जो है वो जब तक, जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, हम तैयार हैं। हमने तो गवर्नर को लिखा कि संवैधानिक परिपाटियों के मुताबिक आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाइए, सरकार अपने आप गिर जाएगी। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, वो चुनाव आयोग हो या गवर्नर का ऑफिस हो, वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हो या कई और संवैधानिक संस्थाएं हो, वो मोदी जी की तानाशाही की दासी बन गई हैं। उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया है। ऐसे तानाशाह को अब अगर फिर मौका मिल गया तो वो बाकी की बचे खुचे संविधान की परिपाटी को तहस नहस कर देगा। यही हम कह रहे हैं। पर आपके आलोचक कहते हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हुई, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। देखिए, आलोचकों को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो रखें, पर वो आलोचक हैं कौन? वो हैं जो सत्ता के दलाल हैं। वो हैं जो सत्ता के दलाली के तौर पर बेइंतहा संपत्ति एकत्रित किए हैं। कार्तिकेय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी से हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। 22 लोग जब देश की आधे से ज़्यादा संपत्ति के मालिक हों और 140 करोड़ लोग 40 या 50-45% के मालिक हों, वो देश चलेगा कैसे? आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, ये 4 बड़े मुद्दे हैं जो इस देश के मुद्दे हैं। पर ना मीडिया,
ना प्रधानमंत्री, ना बीजेपी, ना उनके मित्र दल इन पर चर्चा कभी नहीं करेंगे। वो अफगानिस्तान पर बात करेंगे, पाकिस्तान पर बात करेंगे, नक्षत्रों पर बात करेंगे, अंतरिक्ष पर बात करेंगे, पर देश के मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। आप लोग आरक्षण की चिंता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर आपको सत्ता दोबारा मिली तो मंदिर में ताला लग जाएगा अयोध्या में। आप मुझे बताइए, क्या भगवान श्री राम का पूजा स्थल मंदिर भारतीय जनता पार्टी की बपोती है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज मैं आपके चैनल पर याद दिलाना चाहूँगा, भगवान श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ के आदेश पर उसका निर्माण हुआ। मोदी जी ने नहीं बनाया 10 साल में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना। राम मंदिर का सारा पैसा इस देश के करोड़ों लोगों ने दिया। मोदी जी ने क्या दिया? हाँ, उस पर राजनीति की, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, आप उनसे सहमत हो असहमत हो, उनको दरकिनार कर दिया और खुद की बनाई हुई कमेटी से, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जबरन आनन फानन में चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा कर चुनावी रोटी बटोरने का काम किया। भगवान श्री राम ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना मेरे हैं, ना आपके हैं। वो तो पूरे ब्रह्मांड में हैं, कण कण में हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का मतलब है मर्यादा की अनुपालना। भगवान श्री राम का मतलब है शबरी के झूठे बेर। भगवान श्री राम का मतलब है कि न्याय के लिए, वचन की मर्यादा के लिए 14 साल वनवास चले जाना। भगवान श्री राम का मतलब सत्ता की प्राप्ति, और उसका दुरुपयोग कभी नहीं हो सकता। सही बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने मंच से कई बार बोला है कि आरक्षण का मतलब है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। मैं आज आपके चैनल पर फिर दोहराऊंगा, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम कैसा मुल्क हैं? हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि सरकार सबसे गरीब आदमी के लिए काम करेगी। सरकार के संसाधन सबसे दबे, सबसे शोषित, सबसे वंचित, सबसे कुचले, सबसे पिछड़े व्यक्ति के लिए उन संसाधनों का इस्तेमाल होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कर्नाटक में हमने गारंटी स्कीम चलाई, जो शब्द अब मोदी जी ने चोरी किया है हमसे। 1,25,00,000 महिलाओं को, ना धर्म ना जाति, हम 2,000 रुपया देते हैं महंगाई से लड़ने के लिए। उसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। हम हर महिला को बस में, सरकारी बस में फ्री बस सफ़र देते हैं। 11 महीने में 200 करोड़ फ्री बस ट्रिप्स हुई। 35 लाख महिलाएं हर रोज़ फ्री बस सफ़र करती है। मोदी जी आकर उस पर हमला बोलते हैं। उसे बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। 200 यूनिट फ्री करंट हम कर्नाटक में देते हैं 1,11,00,000 घरों को। सरकार वो पैसा देती है। इट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। बहुत जो अमीर लोग हैं, करोड़पति, अरबोपति, मोदी जी के मित्र हैं, अगर मैं उनकी जेब से, जिनके पास देश की आधी संपत्ति है, अगर टैक्स लगे और वो 10 रुपया दे दें, या जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं अगर उनसे किसी गरीब का भला हो जाए, दलित, आदिवासी, पिछड़े का, तो इसमें मोदी सरकार के पेट में दर्द क्यों? आप अयोध्या जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। राम मंदिर मेरा भी है। राम मंदिर 140 करोड़ लोगों का है। राहुल गांधी जी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी जी भी जाएंगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जाएंगे, हर कांग्रेस जन जाएगा, बहुत सारे कांग्रेस जन जा चुके हैं। राम मंदिर, राम अकेले रणदीप का नहीं हो सकता। राम कांग्रेस या बीजेपी के नहीं, राम युग युगांतर से थे और युग युगांतर से रहेंगे। मैं रामचरितमानस के 2 शब्दों की आपसे, आपकी अनुमति से व्याख्या करूंगा। भगवान श्री राम जब अयोध्या वासियों से बातचीत करते हैं तो उसका एक व्याख्यान सुंदर कांड में रामचरितमानस के है। उसमें उन्होंने ये कहा, और मैं सरल भाषा में कहूँगा, कि अगर मैं भी मार्ग से भटकूं, प्रभु राम कहते हैं अयोध्या वासियों को, मैं भी मार्ग से भटकूं तो तुम मेरी बात मत मानना। आप अपने मन और वचन से हर काम करने को स्वतंत्र हैं। ये राम राज्य है। आज क्या ये राम राज्य है? आज वो राज्य है जहां एक अहंकारी शासक पूरे देश का दमन कर रहा है। आप तो राम की बात कर रहे हैं,
लेकिन आपकी पार्टी का जो टिल्ट है भी हाल में वो तो बहुत लेफ्टवर्ड है। क्या मैं कह सकता हूँ, राम जो हैं वो वंचित के हैं, राम इसलिए शबरी के हैं, राम सुग्रीव के हैं, राम शोषित के हैं, राम राम अबला के हैं, राम गरीब के हैं। राम जो हैं वो गरीब की झोपड़ी का टिमटिमाता हुआ दिया हैं। राम वो आधी रोटी हैं जो इस देश के काफ़ी लोग खाकर सोते हैं। राम कभी भी भोग की वस्तु नहीं हो सकते। राम भोग नहीं है, राम त्याग है। भाजपा राम को भोग मानती है, राम भोग हो ही नहीं सकते। रणदीप जी, आपने दोहे पढ़े, आपने राम की व्याख्या की, उनकी बात की, फिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी जिसने मंदिर के ताले खुलवाए वो आज भी एक एंटी हिंदू इमेज से जूझ रही है 2014 के बाद? कांग्रेस एंटी हिंदू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा और हिंदू धर्म की अवधारणा जो भाजपा की है वो एंटी हिंदू है। मैं अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में, और मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, पर जो मैं पढ़ पाया हूँ थोड़े से भगवत गीता से, क्योंकि ये भगवत गीता की धरती पर आप आज यहाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण यहीं से कुरुक्षेत्र के युद्ध पर जाते थे, आप उस धरती पर हैं। कपिस्थल की तपोभूमि पर आज आप यहाँ हैं। तो मुझे यहाँ सौभाग्य मिला कुछ वेद शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करने का। हिंदू धर्म अपने आप में सदाचार है, हिंदू धर्म प्रेम है, हिंदू धर्म सद्भावना है। हिंदू धर्म जो है वो प्रेम से सबको आलिंगन में लेने वाला एक जीवन का रास्ता है। हिंदू धर्म केवल धर्म तक सीमित नहीं, ये आचरण भी है, ये व्यक्ति की आभा भी है, ये व्यक्ति का चरित्र भी है। और इसलिए हिंदू धर्म केवल धर्म तक सीमित नहीं। जो केवल हिंदू धर्म को धर्म की परिभाषा में देखते हैं, मुझे लगता है कि उनके विचार बड़े संकुचित हैं। हिंदू धर्म विराट है, और उस विराटता में, जैसे भगवान श्री राम की विराटता है, उस विराटता में हम सबको अपने आलिंगन में समा लेते हैं। परंतु भाजपा का, बीजेपी का हिंदू धर्म क्या है? नफरत, बंटवारा, वैमनस्य, द्वेष, एक दूसरे से झगड़ा, मारकाट, भेदभाव, ऊंचाई और नीचाई का फर्क, छोटे और बड़े का फर्क। हिंदू धर्म इन सब के खिलाफ है। हिंदू धर्म ये बोलता है कि मनुष्य के अंदर अंतर नहीं। हिंदू धर्म में आपको, हमारी स्क्रिप्चर्स में आपको, हमारे ग्रंथों में आपको ये भी लिखा मिलेगा। कोई धर्म दुनिया का उठा लीजिए, मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ, पर कोई धर्म उठा लीजिए, किसी धर्म में ये लिखा नहीं मिलेगा दूसरे के धर्म का आदर करो। जो हिंदुइज्म है वो इतना विराट है कि वो दूसरे के धर्म के आदर के बारे में भी उस विचारधारा, उस विचार, उस राग को मानने वालों को कहता है। बीजेपी ने कभी धर्म की परिभाषा समझी ही नहीं। धर्म मर्यादा है, धर्म ड्यूटी है, दायित्व है, धर्म प्रेम है, धर्म आचरण है, धर्म चरित्र है। धर्म बंटवारा और नफरत कैसे हो सकती? अच्छा, चलिए थोड़ा कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक में जीत तब मिली जब आप जनरल सेक्रेटरी थे। सारे स्टेट्स हार गई उन चुनाव में, कर्नाटक मिला। इस बार कर्नाटक में लोकसभा में कांग्रेस कैसा करेगी? क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कर्नाटक के रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग रहे लोकसभा के। आपने वाजिब फरमाया। अभी हमारी एक ही सीट है 28 में से। कर्नाटक के लोगों ने भाजपा के भेदभाव को भी देख लिया और उनकी लीडरशिप की फेलियर्स को भी देख लिया। मुझे ये विश्वास है वहाँ के लोगों के आचरण के आधार पर, उनके आशीर्वाद और प्रेम के आधार पर जो उमड़ा है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ 20+ सीट भी ले सकती है। मुझे लगता है वहाँ 15 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की आएंगी पक्का। और कांग्रेस अगर 20 के आंकड़े को पार कर जाए तो बिल्कुल आश्चर्य मत मानिएगा। मिनिमम सीट कितनी आने वाली है कांग्रेस? देखिए 15+ आई एम श्योर। मेरे मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आंकड़ा है 20+ का। एक चीज़ बताइए, आपके स्टेट कर्नाटक में आपके जो लीडर्स हैं इतना आउट ऑफ टर्न क्यों बोलते हैं? कौन? आपके जो वरिष्ठ नेता हैं। सरकार बनने के बाद हर दिन एक कंट्रोवर्सी होती है। अधिकतर स्टोरीज केवल ऐसा लगता है कर्नाटक से आती हैं। अगर कर्नाटक में ना बोले तो पता लगा दक्षिण भारत से स्टोरीज ना मिलें। देखिए मैं आपको दो पक्ष यहाँ रखूँगा। पहला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो कभी कभी उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को तरोड़ मरोड़ कर नेतागण या कार्यकर्ता मित्र जो हैं वो कभी कभी अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। पर हमने उन्हें समझाया है कि ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, मंजूर नहीं है पार्टी को, तो आप अपना आचरण ठीक करिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और किया भी है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ किया, कर्नाटक मॉडल अब इस देश का बेहतरीन मॉडल है, परंतु मुझे आप बताइए, 2-4 अखबार, 1-2 टेलीविज़न चैनल को छोड़ दीजिए, इस देश के 95% मीडिया ने इसको कर्नाटक मॉडल ऑफ गारंटीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते थे, आज हमारा गारंटी शब्द चोरी कर रखा है उन्होंने कर्नाटक से। सच्चाई ये है कि 58,000 करोड़, 58,000 करोड़ लोगों के खातों में सीधा ट्रांसफर करने वाली सरकार अगर कोई हिंदुस्तान में है तो वो कर्नाटक की सरकार है। इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। लोग सरकार के मालिक हैं और ये हमने करके दिखाया। 2014, 2019 में तो आप जिसे कह सकते हैं हेम्स ऑफ अफेयर में थे, सारा पूरा आपने दिल्ली से कमांड भी संभाल रखा था कम्युनिकेशन का। ये चुनाव पिछले 2 लोकसभा चुनावों से कैसे अलग है? देखिए, मैं आपको कर्नाटक और हरियाणा से बाहर अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी कार्य क्षेत्र नहीं, मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं। मैं आपको बता सकता हूं कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुए, मेरे मुताबिक वहां 15+ सीट कांग्रेस ये को प्रण है मिलेंगी। आपका? मेरा ये संकल्प है, परंतु संकल्प की अभिव्यक्ति लोग करेंगे, तो वो वोट उन्हें ही देना है, क्योंकि लोग भगवान है प्रजातंत्र में। और हरियाणा? हरियाणा में कांग्रेस जो है वो 5 से 8 सीट लेकर आएगी, ऐसा मुझे लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर। लोग कहते हैं कि हरियाणा में 2 कांग्रेस हो गई हैं, एक आरएसएस की कांग्रेस है और एक हुड्डा कांग्रेस है। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, अगर राजनीति में थोड़ी बहुत वैचारिक भिन्नता ना हो तो फिर राजनीति तानाशाही हो जाएगी, जैसा मोदी जी करते हैं। कहीं कहीं वैचारिक भिन्नता पार्टी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और यहाँ ऐसा ही है। हम सब इकट्ठे हैं और हम सब इकट्ठे रहेंगे, और इकट्ठे मिलकर 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने के बाद 67 सीट का आंकड़ा 2005 में कांग्रेस का आया था 90 में से, वो हाईएस्ट एवर है। मैं तब कार्यकारी अध्यक्ष था पार्टी का। मैं आपको आज ये कह सकता हूँ, लोगों के चेहरे देखकर, मैं कोई हाथ देखना नहीं जानता, चेहरा पढ़ना जानता नहीं, पर मैं उनके आशीर्वाद का भाव देखकर कह सकता हूँ, आज चुनाव हो जाए, कांग्रेस की 85 सीट आएंगी 90 में से। पर फिर मोदी जी के 400 पार कैसे होंगे? अगर आपने इतना क्वांटिफाई कर रखा है तो वो भी तो 400 लेके बैठे हैं। अब देखिए, अब अगर उन्होंने कोई और ऐसी हेरा फेरी है जो वोट के बियॉन्ड है, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, पर हिंदुस्तान के लोग, जो आप जैसे मैं टेलीविज़न चैनल्स पर कभी कभी देख पाता हूँ या अखबार पढ़ता हूँ, इन दोनों प्रांतों के बियॉन्ड मुझे लगता है कि बहुत भयंकर रोष और गुस्सा है। लोग जवाबदेही मांग रहे हैं बेरोज़गारी पर, लोग जवाबदेही मांग रहे हैं महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, और लोग जवाबदेही मांग रहे हैं शासन के दिवालियेपन पर। लेकिन कांग्रेस पर यह भी आरोप लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा चुनाव लड़ रही है जो प्रेसिडेंशियल कर दिया है बीजेपी में, और प्राइम मिनिस्टर फोरफ्रंट में है। कांग्रेस का लीडर कौन है वो पता नहीं है अभी। देखिए, यही हमारा लक्ष्य था, लोगों को बताना उनका लक्ष्य क्या है। हम कुरुक्षेत्र की भूमि पर हैं। अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख पर निशाना लगाना है। उनका लक्ष्य क्या है बीजेपी का? मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना। क्या ये देश चलाने का लक्ष्य हो सकता है? हमारा लक्ष्य क्या है? चुनाव में लोग तो अपना नेता चुनते हैं रणदीप जी। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 5 गारंटी 25 न्याय, 25 गारंटी। हम इस देश के लोगों को मालिक बनाना चाहते हैं। आपने 2004 का लोकसभा का चुनाव कवर किया था, किया है? सेम आर्ग्यूमेंट यूज हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता हैं, सामने कोई नेता नहीं है, परंतु लोगों ने क्या निर्णय किया? उन्होंने सोनिया जी और हमारे मित्र दलों को, कांग्रेस और मित्र दलों को मैंडेट दिया और कहा आप सरकार बनाइए। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 साल स्वर्णिम कार्य किया। हम लोगों के आशीर्वाद लेंगे और सहमति से अगला नेता भी चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसे कार्यकर्ता तो ये चाहते हैं। कौन है? रणदीप मेरा सिंह नेता सुरजेवाला? राहुल गांधी है।
रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस कार्यकर्ता का लक्ष्य जीवन का ये है कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, परंतु आखिर में संख्या बल पर निर्भर करेगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस इतनी सीट ले आएगी कि हम एक आम सहमति से राहुल जी, जो एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, इस देश को एक साफ गोई वाले ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है और वो राहुल गांधी है। अगर आप ये बात खुल के कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये पार्टी क्यों नहीं कहती है कि उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और उसका नाम राहुल गांधी है और जिसने भारत जोड़ो यात्रा की? देखिए, मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आपने मेरा विचार पूछा, मैंने कभी छुपाया नहीं। मैं जब एआईसीसी में था, एआईसीसी के पटल से आपने सवाल पूछा था, मैंने तब भी यही जवाब दिया था। मैं आज फिर दोहराता हूँ, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, मुझे नेताओं का मालूम नहीं, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी, जिन्होंने इस बात को साबित किया कि इस देश में ईमानदारी की जगह है, साफ गोई की जगह है, निर्मलता की जगह है, प्रेम की जगह है, प्रेम के आलिंगन की जगह है, और इस देश में मैल इंटेंट की बजाय अच्छी मंशा होना सबसे ज़रूरी है। वो सब गुण राहुल गांधी में है, तो वो देश के अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे ये विश्वास है। तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी जो इंडिया अलायंस है वो कैसी करी? क्योंकि इंडिया अलायंस भी अपने आप में एक कहानी है। जो लोग थे वो चले गए, जिनको आना था वो रुक गए, पश्चिम बंगाल में आना था वो रुक गए, जिनको कुछ बड़ा काम करना था उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली बिहार में, और जो लोग शुरू में एक फ्रंट बनाना चाह रहे थे, यानी तेलंगाना की जो पार्टी है बीआरएस, वो अब बोल नहीं रहे हैं कुछ। तो ये होगा कैसे? आपको दल, आपको मसल तो चाहिए। 2004 में लेफ्ट था विद 69 सीट्स। आपका इशारा अगर नीतीश बाबू की तरफ है, नहीं, नीतीश कुमार की ही बात कर रहा था मैं। नीतीश कुमार जी को अब बिहार के लोग पलटू कुमार कहने लगे। अब मैं तो नहीं कहता, मेरे तो बुजुर्ग हैं, मैं क्यों कहूँ। बट अगर आपकी आइडियोलॉजी केवल कुर्सी तक सीमित है तो आप इंडिया अलायंस में नहीं चल पाएंगे। ममता जी ने कल भी कहा कि वो चाहे चुनाव अलग लड़ रही हैं, कई बार होगा, स्थानीय मुद्दों पर हम अलग अलग भी लड़ेंगे। हम और आम आदमी पार्टी पंजाब में भी तो अलग लड़ रहे हैं, पर दिल्ली और हरियाणा में इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दों पर कभी कभी भेदभाव होगा, भिन्नता आएगी, पर देश के मुद्दों पर, देश के दिल के मुद्दों पर हम इकट्ठे हैं। इसलिए ममता जी ने भी खुले मन से कहा कि चुनाव के बाद वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हों। लेकिन ऐसा लग रहा है इसमें कि कई चीज़ों में, आपने आम आदमी पार्टी का खुद नाम लिया, तारतम्य केवल सतही है, उस तरीके से नहीं जैसे है आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए, मुझे लगता है आज आपने सारा दिन कैंपेन देखा, यहाँ तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, परंतु मैं कांग्रेस का चुनाव जैसे लड़ता उससे भी बढ़कर उनकी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य हमारा असली धर्म है और हम उस धर्म का निर्वहन करेंगे। बाकी किसी दल को क्या करना है वो खुद निर्णय करेंगे। अरे एक चीज़ बताइए, आपने दोनों के साथ काम किया। कई लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था, इस बार भी उन्होंने नहीं चुनाव लड़ा। दो मैनी पीपल से दैट शी विल मिस द बस, शी इज ओवर 50s, समटाइम्स यू नीड टू टेस्ट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आपको नहीं लगता वो देर कर रही हैं? देखिए, कई बार ये निर्णय व्यक्तिगत भी है और उनका अपना राजनीतिक निर्णय भी है। बहुत सारे लोगों ने मेरे जैसे उन्हें कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। कल परसों उन्होंने कहा कि मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही कि अगर हम सब चुनाव लड़ें तो फिर किसी को तो कैंपेन भी चलाना है। और जिस प्रकार से उन्होंने रायबरेली का कैंपेन की कमान संभाली, मुझे नहीं लगता कोई प्रियंका जी के बारे में कह सकता है शी हैज़ नॉट टेस्टेड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। शी वॉज बोर्न इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अमेठी से लड़ सकती पैदा थी। हुई, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पैदा हुई, अमेठी से लड़ सकती उसी में थी। बड़ी हुई। टीम तो उन्हीं की बनाई और है, आज कि चाहे भी उसी किशोरी का हो हिस्सा। कोई भी हो, टीम तो उन्हीं की तो है। ठीक है ना, पार्टी का दम देखिए कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता को मौका दिया। अगर हम उनको लड़वाते तो बहुत सारे लोग कहते नहीं भाई बहन दोनों लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया। आज हमने कार्यकर्ता को मौका दिया है, ये भी तो है। मोदी सरकार की, अगर मैं आपसे एकदम लिमिटेड उसमें पूछूं, सबसे बड़ी एक विफलता क्या है? नफरत। उन्होंने नफरत से इस देश की अर्थव्यवस्था को, भाईचारे को, इस देश की रोजगार की ग्रोथ को, इस देश में महंगाई से लड़ाई को
उनके नफरत के आवरण ने, उनकी नफरत उनके सर चढ़कर बोलती है और उन्हें देश का दर्द और देश के लोगों के दिल में जो उफान है वो दोनों नज़र नहीं आते। पर कई बार सत्ता के अहंकार में ऐसा हो जाता है। रणदीप जी, 2 सवाल और पूछूंगा इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवाद कभी अलग अलग देखे नहीं गए शुरू से, लेकिन अभी पिछले 10 साल में ऐसा क्या है कि इलेक्टोरल थीम्स में नेशनलिज्म ऑफ कांग्रेस गेट्स क्वेश्चनड। ये क्यों आया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कांग्रेस को बार बार ये क्यों कहना पड़ता है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है? उसका बड़ा सीधा जवाब है, कांग्रेस ने कुर्बानी से के आधार पर कभी वोट नहीं बटोरी। हमारा राष्ट्रवाद देश के लिए कुर्बानी का आधार है। महात्मा गांधी ने अगर कुर्बानी दी और गॉडसे की गोली से इस देश का सबसे बड़ा नेता और व्यक्ति कुर्बान हुआ, तो वो नफ़रत के खिलाफ एक लड़ाई का हिस्सा था। महात्मा गांधी की लाश पर या उनकी कुर्बानी पर, उनकी शहादत पर हमने राजनीति नहीं की। अगर इंदिरा जी और राजीव जी ने कुर्बानी दी तो वो इस देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं। अगर सरदार बेन सिंह कुर्बान हुए तो वो पंजाब के लिए और देश के लिए हुए, हमारे लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। अगर हमारे नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ला और सैकड़ों साथियों ने नक्सलवाद में कुर्बानी दी तो वो नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ और देश के लिए दी, हमारे लिए नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रवाद है वो देश के लिए है। बीजेपी का छदम राष्ट्रवाद वोट बटोरने के लिए है। दोनों में यही अंतर है। लेकिन ऐसी बात है, अगर वो लेस पेट्रियोटिक है, अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी खामियां, तो आपके नेता क्यों छोड़ छोड़ के जाते हैं? ये 13 का जो सिलसिला है ये 24 तक चला है। एकदम 10 साल हो गए कि कोई ऐसा महीना नहीं जो कोई व्यक्ति छोड़ के ना चला जाए। देखिए कार्तिकेय जी, मेरा ये मानना है और मैं कई साथियों से भिन्न मत रखता हूँ, एक साथी भी छोड़कर जाए, छोटा कार्यकर्ता भी जाए, उससे पार्टी को नुकसान होता है। हर वो नेता जो गया वो हमारे लिए तकलीफ दे रहा। कई बार व्यक्तिगत आकांक्षा होती है, कई बार आगे बढ़ने के लिए इच्छाएं होती हैं, कई बार कांग्रेस के संघर्ष का नहीं इंतजार कर सकते कि पता नहीं कांग्रेस कब सत्ता में आएगी, मैं 10 साल बाहर नहीं बैठ सकता सत्ता से, अभी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी चाहिए। कई बार कोई स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, मेरा आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसलिए चले गए। तो अलग अलग कारण अलग अलग लोगों के हैं, पर मेरा ये मानना है कि वो सब लोग जो हमारी विचारधारा के बीजेपी में गए, वहाँ उनकी विचारधारा में कभी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और आखिर में आपको नहीं लगता है चिंता का विषय है कि ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी शायद पहली बार सबसे कम सीट पे लड़ रही है? आपकी इलेक्टोरल अलायंसेस ने आपको लिमिट कर दिया है। पार्टियां अलायंसेस करती हैं जिससे उनका अस्तित्व बढ़े और वो फैल जाएं। ये उल्टा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में आपका जो इलेक्टोरल पूल है वो इतना कम है। ये यथार्थ की राजनीति का हिस्सा है, ये मौजूदा राजनीति का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरे देश में दोबारा से वही स्थान प्राप्त नहीं करना चाहती। एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी ये इच्छा है कि एक दिन आए जब मैं सब सीटों पर दोबारा लड़ूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पर जब तक ये संभव नहीं, तब तक हमें इस देश के मुद्दों को लेकर वास्तविकता का सामना करके व्यावहारिक बनकर सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो वो कांग्रेस की विचारधारा ही तो हैं। हम उनको अपने साथ रख नहीं पाए। एक समय आएगा कि जब ये सारी विचारधारा, जैसे गंगोत्री में फाइनली गंगा मिल जाती है या कलकत्ता में जाकर जब वो सागर में गिरती है तो उसके अंदर सारे स्ट्रीम्स गिर जाते हैं, तो कांग्रेस ऐसे ही है। तो कई बार आपको जो एक क्षेत्रीय दल दिखेगा वो है एक्सटेंशन कांग्रेस की ही, पर हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये चाहेंगे कि वो सब धाराएं आकर फिर कांग्रेस में मिल जाएं। रणदीप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।